तो बेटा लास्ट टाइम हमने किया था, हमने स्टार्ट किया है इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया था ए पेयर ऑफ टेस्टिस, जिसका कुछ हिस्सा हमने कंप्लीट किया था और बाकी का हिस्सा जो है देखो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि टेस्टिस जो हैं ये पिंकिश ओवल सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं और इनका साइज भी हमने डिस्कस किया था 432 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद हमने ये भी कहा था कि ये स्क्रोटम सैक में पड़े होते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, बॉडी के बाहर होते हैं। और ये बॉडी के बाहर क्यों होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि टेम्परेचर इनको 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। और हमने ये भी कहा था कि स्क्रोटम सैक्स होते हैं, उसके अंदर फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड का काम क्या होता है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और उस फ्लूइड को हम कहते हैं, ये याद रखिएगा, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द स्क्रोटम सैक्स इज नोन एज हाइड्रोसील। और ये जो फ्लूइड होता है इसका यही काम होता है कि वो क्या करेगा, हाइड्रोसील, सॉरी बेटा हाइड्रो आर लिखना, हाइड्रोसील। और इसका काम क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बिंग है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करता है, टेस्टिस की प्रोटेक्शन के लिए है। और दूसरी चीज़ टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, टेस्टिस जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं आप, और क्योंकि सर्दियों में द स्क्रोटम बिकम्स थिक, स्क्रोटम कैसे हो जाती है, थिक हो जाती है और टेस्टिस को इकट्ठा कर लेती है, आपस में जोड़ लेती है, थिक हो जाती है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। और गर्मियों में क्या हो जाती है, इट लूजन्स अप, ये स्क्रोटम क्या हो जाती है, लूज हो जाती है और टेस्टिस थोड़े अपार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या है टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बिल्कुल फेवरेबल रहता है। उसके बाद जो आज हम आगे करने वाले हैं, बाकी चलो बातें अब चलती रहेंगी साथ साथ। आज जो हम करने वाले हैं वो है द टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। अब स्ट्रक्चर कैसा है साथ साथ ड्रॉ करेंगे और साथ साथ हम इसको क्या करेंगे, समझते रहेंगे कि इसमें है क्या। देखिए जो यहां मैं बात कहना चाहता हूं वो है कि आपको सबसे पहले देयर आर सर्टन प्रोटेक्टिव कोट्स। देखिए देयर आर सर्टन प्रोटेक्टिव कोट्स इन टेस्टिस। अब ये प्रोटेक्टिव कोट्स कितने होते हैं, चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोटेक्टिव कोट है सबसे पहला प्रोटेक्टिव कोट जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैंने थिक बनाया है ना, थोड़ा सा थिक बनाया है। नाउ ये जो थिक प्रोटेक्टिव कोट है, दिस थिक प्रोटेक्टिव कोट इज नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिनी। और ये जो थिक प्रोटेक्टिव कोट है ये किसका बना होता है, वाइट फाइबर्स का, काफी टफ होता है, इट इज क्वाइट टफ। जो इसकी मेन प्रोटेक्टिव लेयर यही होती है। और यही अगर हम इसके अंदर की बात करें, इसके अंदर एक लेयर होती है, थोड़ी सी सिंपल लेयर, ये एक लेयर दिखाई दे रही है आपको बेटा, ये जो लेयर है इट इज वेस्कुलर इन नेचर, इट इज वेस्कुलर इन नेचर। और वो वेस्कुलर इन नेचर लेयर क्या है, दैट इज, इसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा क्यों कहते हैं, देखिए इसी कारण, क्योंकि वेस्कुलोसा मीन्स हाईली वेस्कुलर इन नेचर, मीन्स ब्लड सप्लाई इज एबंडेंट। ब्लड सप्लाई क्या है, एबंडेंट होती है, ब्लड कैपिलरीज यहां होती है। इसके बाहर अब तीसरी लेयर जो यहां प्रेजेंट है, वो तीसरी लेयर क्या होती है, इट इज ऑन द आउटसाइड ऑफ दिस वेरी टफ लेयर। यहां क्या होता है, देयर इज प्रेजेंट ए विसरल लेयर, ए विसरल पेरिटोनियम लेयर, एक विसरल पेरिटोनियम लेयर, बॉडी वॉल लेयर जिसको हम कहते हैं। ये विसरल पेरिटोनियम लेयर है,
और ये क्या करती है, ये देखिए, और ये लेयर क्या है, देखो अब ध्यान से देखना जरा, तो मैं इसको, ये जो इसके साथ साथ दिख रही है आपको, ये थोड़ी सी मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लें ताकि प्रॉपर भी इसको बन जाए। ये देखिए, आप देखो ये जो आपको बाहर लेयर दिख रही है ना, ये मैं थोड़ी सी अब डार्क कर देता हूँ, ये लेयर है विसरल पेरिटोनियम। क्यों विसरल पेरिटोनियम इसको कह रहे हैं, क्योंकि ये लेयर जो है इट इज सराउंडिंग एन ऑर्गन, और हमने कहा था कि जो भी ऑर्गन के चारों तरफ लेयर होगी वो कौन सी, हमारी बॉडी वॉल का हिस्सा होता है, पेरिटोनियम का हिस्सा है, और लेकिन वो पेरिटोनियम कौन सी है, विसरल पेरिटोनियम, क्योंकि वो लेयर किसकी है, बॉडी ऑर्गन के चारों तरफ है। और इसी को, यही जो आपको ट्यूनिका वेजिनलिस दिख रही है, ये बाहर वाली लेयर जिसे हम ट्यूनिका वेजिनलिस कहते हैं, इसका एक, ये डबल सी लेयर होती है, इसका एक पार्ट जो है वो स्क्रोटम को भी कवर करता है। इसके बाहर क्या होगा बेटा, ये याद रखना, इसके बाहर क्या है, ये स्क्रोटम लेयर होगी, ये ऐसे, दूसरा टेस्टिस यहां होगा, तो ये स्क्रोटम के अंदर है। मैं यहां ये कह देता हूं दिस इज स्क्रोटम। तो देखो ये हमारा स्क्रोटम है, स्क्रोटम के ये जो लेयर यहां दिखाई दे रही है, दिस इज बेसिकली, हम इसको लेबल करते हैं, दिस इज पैराइटल पेरिटोनियम। बेसिकली इसे पैराइटल पेरिटोनियम ही कहेंगे, क्योंकि इसने स्क्रोटम को लाइन किया है। और इसके अंदर वाली जो है वो क्या है, द विसरल, एक्चुअली विसरल पेरिटोनियम मान सकते हैं हम इनको, लेकिन इन दोनों, ये लेयर नो डाउट, इस लेयर को हम इस नाम से नहीं कहेंगे, ये बेसिकली क्या है, तीसरा प्रोटेक्टिव कोट है जो दो लेयर्स का बना हुआ है, एंड दिस लेयर इज, इसे हम यहां ऐसे कर देते हैं, दिस लेयर इज ट्यूनिका वेजिनलिस। तो थोड़ा सा इसको ना, इसकी एक्सप्लेनेशन को समझना, ट्यूनिका वेजिनलिस आपको डबल लेयर दिख रही है ना, ये डबल लेयर दिख रही है, तो डबल लेयर का मतलब है इसके पास क्या है, ट्यूनिका वेजिनलिस। तो ये देखिए आप कर क्या रही है, मोस्ट ऑफ द, अगर टेस्टिस को देखा जाए तो इसने टेस्टिस को एक साइड से पूरा कवर किया हुआ है ना, इसलिए एक साइड से इसको क्या किया है, कवर किया हुआ है, और अंदर वाली जो लेयर है जिसको हम विसरल पेरिटोनियम कह रहे हैं, और एक बाहर वाली लेयर है जिसने स्क्रोटम को कवर किया है, इन दोनों लेयर्स को मिलाकर क्या बनती है, ट्यूनिका वेजिनलिस लेयर बनती है। उसके अंदर जो आपको ये पिंक कलर की दिख रही है, चलिए अब इसको भी लेबल कर लेते हैं, ये हमारी क्या है, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो मेन कंपोनेंट है, और उसके बाद जो अंदर हमें ब्लू कलर में दिख रही है, दिस इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो आप देखिए टेस्टिस जो है तीन प्रोटेक्टिव लेयर से कवर है, देख रहे हो प्रोटेक्टिव कोट्स, इसके प्रोटेक्टिव कोट्स दिख रहे हैं आपको, तो ये प्रोटेक्टिव कोट्स क्या है, ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इंजरी से, मैकेनिकल शॉक से, और ये प्रोटेक्टिव कोट्स जो है इसका टेम्परेचर भी मेंटेन रखते हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। लेकिन जब हम यहां अंदर जाते हैं, जैसे ही हम टेस्टिस के अंदर जाएंगे तो होगा क्या कि ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर है ये अंदर को मुड़ जाती है, और अंदर को ये क्या है, डिवीजन करती है, अंदर को क्या है, ये डिवाइड होती है, और ये कुछ इस तरह से डिवाइड होती है, ये देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह से आप देख रहे हो, ये क्या बन रहे हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे बन दिख रहे हैं आपको बेटा। नाउ दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सेप्टा। ट्रांसवर्स, देखो टेस्टिस को ट्रांसवर्स डिवीजन की जाती है, ये यही ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर को जब इन्वेजिनेट करती है, इट इन्वेजिनेट्स
एंड डिवाइड्स ट्रांसवर्सली, और जब ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है तो ये इस तरह से देखिए फिंगर्स, ये बन गई। अब ये जो फिंगर्स हैं, दीज स्पेसेस आर नोन एज सेप्टा। और इस सेप्टा ने क्या किया है, आप देखो इस सेप्टा ने क्या किया है, इट हैज डिवाइडेड दीज टेस्टिस इनटू कंपार्टमेंट्स। ये देखो कुछ कंपार्टमेंट्स बने हैं, यहां तो 4 ही बना पाया हूं मैं, लेकिन कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, लेट अस राइट डाउन हियर द कंपार्टमेंट्स आर अराउंड, कंपार्टमेंट्स कितने होते हैं, अराउंड 200 to 300 compartments, 200 to 300 compartments। और एवरेज देखा गया है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 250, 260, 270 कितने कंपार्टमेंट्स है, देन रिमेंबर इट इज 250 कंपार्टमेंट्स। और अगर एवरेज आता है 200 to 300 कंपार्टमेंट्स। क्लियर बेटा? और इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहा जाता है, दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज लोब्यूल्स। इन्हें क्या कहा जाता है, these are known as lobules। क्लियर? अब इन lobules के अंदर क्या होता है, देखो अब इन lobules के अंदर क्या है, इन lobules के अंदर आपको कुछ इस तरह से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये देखिए highly coiled structures, देख रहे बेटा, highly coiled structures। ये highly coiled structures क्या है, these highly coiled structures are seminiferous tubules, seminiferous tubules। ये क्या है बेटा, सेमिनिफेरस tubules। और ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म फॉर्मेशन होती है। ये यहां पर स्पर्म बनते हैं इन स्ट्रक्चर्स के बीच में। और एक लॉब्यूल के अंदर, ये जो आपको कंपार्टमेंट दिख रहा है, एक कंपार्टमेंट के अंदर कितने स्पर्म सेमिनिफेरस tubules होते हैं, इट इज 1 to 3 सेमिनिफेरस tubules। एक कंपार्टमेंट के अंदर कितने होंगे, 1 to 3 सेमिनिफेरस tubules। और दूसरी बात ये बता दूं, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर आप खोलते हो, इट बिकम्स 70 to 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना हाईली कॉइल्ड होता है। और एवरेज एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, अराउंड 500 एवरेज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अंडरस्टूड माय पॉइंट? बेटा ये सारे डाटा आपको याद होने चाहिए, ये याद होना चाहिए। डायग्रामेटिक इसीलिए मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द डायग्राम, कि आपको यहां से सारी चीजें क्लियर हो। क्लियर है मेरी बात? तो यहां देखो, मैंने जैसे पहले फिर से रिपीट करता हूं, एक लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लेंथ है, अगर हम उसको खोलें, हाईली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, 70 to 80 सेंटीमीटर है, और एवरेज each testis contain around 500 seminiferous tubules। क्लियर? अब देखो ये जो seminiferous tubules हैं, जब ये आगे बढ़ते हैं, when they move they come out as straight tubules। देखो look here, these are the straight tubules। ये आपको दिख रहे हैं, ये straight tubules, ये देख रहे हो ये straight tubules। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा इसको शेडिंग कर देता हूं, ताकि ये जो ट्यूब्यूल्स आपको स्ट्रेटर ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं। नाउ दीज ट्यूब्यूल्स आर स्ट्रेटर ट्यूब्यूल्स व्हिच आर नोन एज ट्यूब्यूली रेक्टी। इन ट्यूब्यूल्स को क्या कहा जाता है, ट्यूब्यूली रेक्टी। और ये जो ट्यूब्यूली रेक्टी है, देन दे एंटर इनटू ए नेटवर्क ऑफ इरेगुलर capillaries in this area। This irregular network is known as rete testis। It is known as
rete testis, and this rete testis enter into the next part, that is vasa efferentia. कैसे? तो here मैं आपको बताता हूँ. now यहाँ से now they enter in this area. ये these are the tubules. ये tubules क्या हैं? These tubules are vasa efferentia. अब ये डायग्राम हम यहीं तक रहने देंगे. अभी टेस्टिस की डायग्राम कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन करना क्या जरूरी है? करना जरूरी है. अब यहां पर इसी टेस्टिस को हम यहां पर क्या करेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करता है. जो क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करता है. तो अगर हम एक टेस्टिस का हम लेते हैं, एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, वो ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा होगा? सबसे पहली बात, चलिए हम इस पोर्शन को मान लेते हैं, एक सेक्शन लेते हैं. ठीक है, इस पोर्शन की एक सेक्शन ली. हमें क्या मिलेगा? यहां पे दिस इज द बेसमेंट, द मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या होंगे? कुछ लॉब्यूल्स होंगे. मैं इन लॉब्यूल्स को भी इसी से लेते हैं. चलिए, इस तरह से ये आपको लॉब्यूल्स दिखाई देंगे. यहां भी लॉब्यूल्स होंगे, यहां भी लॉब्यूल्स होंगे. ठीक है. अब ये जो लॉब्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो यहां जब हमने इसको इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काटा, तो यहां पर आपको दो तरह की एपिथेलियम नजर आएगी. वन इज दिस टाइप, द क्यूबाइडल एपिथेलियम, ऑलमोस्ट क्यूबाइडल एपिथेलियम, और दूसरे आपको सेल्स क्या नजर आएंगे? दीज लार्ज पिरामिडल सेल्स, लार्ज पिरामिडल सेल्स इन दिस वे. पहले मैं इन्हें ड्रॉ कर देता हूं, ताकि ये देखिए, जैसे ये लार्ज पिरामिडल सेल्स आ रहे हैं. तो आपको यहां देखो दो तरह के सेल्स नजर आ रहे हैं. एक आपको क्यूबाइडल सेल्स जैसे नजर आ रहे हैं, और दूसरे आपको पिरामिडल सेल, लार्ज पिरामिडल सेल्स नजर आ रहे हैं. सब में ऐसा ही होगा. चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं. अब ये जो लार्ज आपको क्यूबाइडल सेल्स नजर आ रहे हैं इन लार्ज नंबर्स, ये आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारे हैं क्यूबाइडल सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम और जर्मिनल सेल्स. दे फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम. ये सारी की सारी जर्मिनल एपिथेलियम है. और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इसमें ये जो सेल्स आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द जर्म सेल्स. और दूसरे ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पिरामिडल सेल्स हैं, दीज पिरामिडल सेल्स आर, मैं यहां लेबल करता हूं, दीज पिरामिडल सेल्स आर नोन एज नर्व सेल्स. नर्व सेल्स और सर्टोली सेल्स. अब इन्हें ये क्यों कहा जाता है? देखिए क्या बात है. देखिए ये जो जर्म सेल्स हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम है, ये देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस करना, डिवीजन करना. इनका काम है डिवीजन करना. ये अलग अलग स्टेजेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की, अलग अलग स्टेजेस. लुक हियर, ये अलग अलग माइटोसिस कर रहे हैं, फिर आगे मियोसिस होती है, और मियोसिस होने के बाद फाइनली एक प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है, एक स्ट्रक्चर हमारे हाथ में आता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज दिस वन, द स्पर्मेटोजोआ. सेंटर. इस तरह से, बाकी भी इस तरह से बनते हैं. अब हम टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा, इसी तरह से सारे बनते हैं. अब देखो होता क्या है, यहां देखिए, ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, दिस इज जर्म सेल्स. यहां आपके बनेंगे सेल. मैं यहां ले लेता हूं इसको मिटाकर, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि होता क्या है. ये
देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ये कहां होता है? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्टेज जर्म सेल से स्टार्ट हो रही है, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं। जर्म सेल्स आगे माइटोसिस करते हैं, फिर मियोसिस करेंगे, आगे चलेंगे, यहां कुछ स्टेजेस बनेंगी, फिर आगे जाके मियोसिस होगी, और फाइनली यहां स्पर्मेटिड बनेगा, और स्पर्मेटिड के बाद फाइनल प्रोडक्ट जो होता है स्पर्मेटोजोआ बनेगा। तो यानी स्पर्म की प्रोडक्शन कहां हो रही है बेटा? कभी आप हमेशा याद रहेगा, स्पर्म कहां बनते हैं? इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इन नर्व सेल्स का क्या काम है? अब नर्स का नाम से ही पता चल रहा है कि नर्व सेल्स क्या होंगे? जो देखभाल करते हैं। देखिए हॉस्पिटल में भी तो ऐसे ही होता है, नर्स वही होती है ना। तो नर्व सेल्स क्या करते हैं? वो बेसिकली देखभाल का काम करते हैं। तो चलिए हम नर्व सेल्स का कई बार 1 to 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नर्व सेल्स क्या है? इनका काम, पिरामिडल सेल्स है, दिखाई दे रहे हैं पिरामिडल सेल्स, और उसके बाद इनका पहला काम है नरिशमेंट, नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म्स, नरिशमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। क्लियर? सेकंड काम, इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है? इट बेसिकली इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। इट बेसिकली इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। तो हम यहां लिखेंगे बेसिकली एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है? इट इंक्रीजेस एंड्रोजन्स, उसका नंबर बढ़ाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां काम करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? इट कॉन्सेंट्रेट्स द एंड्रोजन्स। मैं यहां लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेट्स द एंड्रोजन्स, यानी हमारे जो मेल हार्मोन्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है ये, तभी तो होगी। एंड फाइनली प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिनिन प्रोटीन, और ये इनहिबिन प्रोटीन क्या करती है? इट स्टॉप्स द सिक्रीशन ऑफ, स्टॉप्स एफएसएच, एफएसएच को रोकती है। क्यों रोकेगी भी? क्या जरूरत है रोकने की? इट रेगुलेट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस, इट रेगुलेट्स, क्योंकि कोई चीज बन गई, कंप्लीट हो गई, अब उसको रोकना भी तो है। अब वो बनती जाएगी तो एक्सेसिव, शरीर ऐसा थोड़ा ना कि चलता जाएगा, रेस्ट लेते हैं। इसी तरह से रेगुलेशन, हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है, फीडबैक मैकेनिज्म। कोई चीज चाहिए तो वो बनेगी, और जब चीज नहीं चाहिए तो अपने आप रुक जाएगी। ऐसे प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स होगी जो रोकेंगे। अब स्पर्म्स बन गए, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बना, इसने स्पर्म बनने में हेल्प की। लेकिन अब स्पर्म कंप्लीट हो गए, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट है, तो रेगुलेट करनी है, स्टॉप करेंगे। तो स्टॉपिंग कैसे होगी या रेगुलेशन कैसे होगी? कितने चाहिए स्पर्म, कितने नहीं चाहिए, वो सारा काम इनहिबिन करता है। तो यहां लिख लीजिए रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये फंक्शंस आपने जरूर देखे, ये 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कई बार, नर्व सेल्स के फंक्शंस। और लास्ट एंड फाइनल थिंग, बाकी इसके बीच में बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं इस तरह से, क्योंकि नेचुरली